हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में, जिसमें हम धारा 140 तक कवर कर चुके हैं और आज हम धारा 141 से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 141, प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। यह धारा बता दे कि अगर कोर्ट को किसी को गारंटी या बॉन्ड भरने को कहे और वह न भरे तो क्या होगा। क्लोज वन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 125 और धारा 136 के अधीन प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया गया है, ऐसी प्रतिभूति उस तारीख को या उस तारीख के पूर्व जिससे वह अवधि जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति दी जानी है प्रारंभ होती है नहीं देता है, तो वह इसमें के पश्चात ठीक आगे वर्णित दशा के सिवाय कारावास में भेज दिया जाएगा, या यदि वह पहले से ही कारावास में है तो वह कारावास में तब तक निरुद्ध रखा जाएगा जब तक ऐसी अवधि समाप्त न हो जाए, या जब तक ऐसी अवधि के भीतर वह उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को प्रतिभूति न दे जिसने उसकी अपेक्षा करने वाला आदेश दिया था। धारा 141 का क्लोज वन कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को धारा 125 या धारा 136 के तहत शांति या सदाचार की गारंटी देने को कहा गया है और वह तय तारीख तक ऐसा नहीं करता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। अगर वह पहले ही किसी और मामले में जेल में है तो उसे तब तक जेल में ही रखा जाएगा जब तक कि वह बॉन्ड की अवधि खत्म न हो जाए या वह कोर्ट में गारंटी जमा नहीं करते। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 140 का पॉइंट बी। यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 136 के अधीन मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसरण में परिशांति बनाए रखने के लिए बंधन पत्र या जमानत पत्र निष्पादित कर दिए जाने के पश्चात उसके बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट या उसके पद उत्तरवर्ती को समाधान पत्र रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि उसने बंधन पत्र या जमानत पत्र का भंग किया है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट या पद उत्तरवर्ती ऐसे सबूत के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात आदेश कर सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और बंधन पत्र या जमानत पत्र की अवधि की समाप्ति तक कारावास में निरुद्ध रखा जाए। ऐसा आदेश ऐसी किसी अन्य दंड या जब्ती पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जिसके प्रति विधि के अनुसार दायी हो सके। धारा 141 का क्लोज वन का पॉइंट बी कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने धारा 136 के तहत शांति बनाए रखने का बॉन्ड साइन कर दिया था लेकिन बाद में मजिस्ट्रेट के सामने यह साबित हो जाता है कि उसने बॉन्ड की शर्त तोड़ दी है, तो मजिस्ट्रेट उस सबूत को लिखकर उसे तुरंत गिरफ्तार करने और बॉन्ड की बची हुई अवधि तक जेल में रखने का आदेश दे सकता है। ठीक है, जब ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रतिभूति देने का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया है, तब यदि ऐसा व्यक्ति यथापूर्वक प्रतिभूति नहीं देता है तो वह मजिस्ट्रेट यह निर्देश देते हुए गारंटी जारी करेगा कि शासन न्यायालय का आदेश होने तक वह व्यक्ति कारागार में निरुद्ध रखा जाए और वह कार्रवाई सुविधानुसार शीघ्र ऐसे न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी। धारा 140 का क्लोज 2 कहता है कि यदि मजिस्ट्रेट ने व्यक्ति को 1 वर्ष से अधिक के लिए गारंटी देने का आदेश दिया था और उसने गारंटी नहीं दी तो मजिस्ट्रेट उसे खुद लंबी सजा देगा। वह एक वारंट जारी करेगा कि सेशन कोर्ट का फैसला आने तक इस व्यक्ति को जेल में रखा जाए और मामले फाइल तुरंत सेशन कोर्ट को भेज दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 3 के बारे में। ऐसा न्यायालय ऐसी कार्रवाई की परीक्षा करने के और उस मजिस्ट्रेट से किसी और सूचना या साक्ष्य की जिसे वह आवश्यक समझे अपेक्षा करने के पश्चात सम्मत व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे, परंतु वह अवधि यदि कोई हो जिसके लिए कोई व्यक्ति प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित किया जाता है 3 वर्ष से अधिक की न होगी। धारा 141 क्लोज 3 कहता है कि सेशन कोर्ट पूरी फाइल को जांचेगा, जरूरत पड़ने पर मजिस्ट्रेट से और सबूत या जानकारी मांग सकता है, उस व्यक्ति को अपनी बात रखने का सुनवाई का मौका दे। ठीक है,
सेशन कोर्ट को जो भी आदेश लेकिन गारंटी न देने के कारण किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष से ज्यादा जेल में नहीं रखा जाए। अब क्लोज 4 की बात करते हैं। यदि एक ही कार्रवाई के अनुक्रम में ऐसे 2 या अधिक व्यक्तियों में प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है जिनमें से किसी एक के बारे में कार्रवाई सेशन न्यायालय को उप धारा 2 के अधीन निर्देशित की गई है, तो ऐसे निर्देश में ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य व्यक्ति को भी जिसे प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया गया है मामला सम्मिलित किया जाएगा और धारा 2 और उपधारा 3 के उपबंध उस दशा में ऐसे अन्य व्यक्ति के मामले को भी इस बात के सिवाय लागू होंगे कि वह अवधि यदि कोई हो जिसके लिए वह कारावासित किया जा सकेगा उस अवधि से अधिक नहीं होगी जिसके लिए प्रतिभूति देने के लिए उसे आदेश दिया गया था। धारा 141 का क्लोज 4 कहता है कि अगर एक ही मामले में 2 या 3 लोगों से गारंटी मांगी थी और उनमें से किसी एक का मामला उपधारा 2 के तहत सेशन कोर्ट भेजा गया तो बाकी साथियों का मामला भी उसी के साथ सेशन कोर्ट भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 5 के बारे में। सेशन न्यायाधीश उपधारा 2 उपधारा 4 के अधीन उसके समक्ष रखी गई किसी कार्रवाई को सविवेक अनुसार अपर सेशन न्यायाधीश को आंतरिक कर सकता है और ऐसे अंतरण पर ऐसा अपर सेशन न्यायाधीश ऐसी कार्रवाई के बारे में इस धारा के अधीन सेशन न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। क्लोज 5 कहता है कि सेशन जज चाहे तो इस मामले को अपर सेशन जज को ट्रांसफर कर सकता है और उसके पास भी सेशन जज जैसी ही शक्तियां होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 6 के बारे में। यदि प्रतिभूति जेल के बाहर सदन अधिकारी को निर्मित की जाती है तो वह उस मामले को उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को जिसने आदेश किया है तुरंत निर्देशित करेगा और ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट के आदेशों की प्रतिरक्षा करेगा। क्लोज 6 कहता है कि अगर जेल में बंद व्यक्ति जेल के मुख्य अधिकारी मतलब जेलर को उतनी गारंटी लाकर दे देता है तो जेलर तुरंत उस गारंटी को आदेश देने वाले कोर्ट या मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और उनके आदेश का इंतजार करेगा। अब बात करते हैं क्लोज 7 के बारे में। परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास साधा होगा। क्लोज 7 कहता है कि अगर मामला सिर्फ परिशांति कायम रखने के लिए गारंटी न देने का है तो जेल की सजा हमेशा साधा होगी। अब बात करते हैं क्लोज 8 के बारे में। सदाचार के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास जहां कार्रवाई धारा 127 के अधीन की गई है वहां साधा होगा और जहां कार्रवाई धारा 128 या धारा 129 के अधीन की गई है वहां जैसा प्रत्येक मामले में न्यायालय मजिस्ट्रेट निर्देश दे कठिन या सादा हो। क्लोज 8 कहता है कि अगर कार्रवाई धारा 127 के तहत हुई है तो जेल सादा होगी मतलब सादी होगी। अगर कार्रवाई धारा 128 और 129 के तहत हुई है तो कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि वह कठिन जेल दे या सादा दे। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 142 के बारे में। प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्ति को छोड़ने की शक्ति। यह धारा प्रशासन और उच्च न्यायालयों को यह शक्ति देती है कि वे जेल में बंद व्यक्ति को समय से पहले छोड़ सके या उसकी शर्तें आसान कर। अब बात करते हैं धारा 142 के बारे में। प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्ति को छोड़ने की शक्ति। यह धारा प्रशासन और उच्च न्यायालयों को यह शक्ति देती है कि वे जेल में बंद व्यक्ति को समय से पहले छोड़ सके या उसकी शर्तें आसान कर सके। क्लोज 1, जब कभी धारा 136 के दिन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित है, समाज या किसी अन्य व्यक्ति को परिसंकट में डाले बिना छोड़ा जा सकेगा तब वह ऐसे व्यक्ति के उन्मोचित किए जाने का आदेश दे सके। धारा 142 का क्लोज 1 कहता है। धारा 142 का क्लोज 1 हमें बताना चाहता है कि समाज को खतरा न होने पर रिहाई। यदि मामला कार्यपालक मजिस्ट्रेट का है
तो जिला मजिस्ट्रेट और किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि जेल में बंद व्यक्ति को छोड़ने से समाज या किसी व्यक्ति को कोई खतरा नहीं है, तो वह उसे जेल से छोड़ देने का आदेश दे सकता है। अब क्लोज 2 के बारे में बात कर लेते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित किया गया हो, तब उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, जहां आदेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा किया गया है, वहां धारा 136 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभूति की रकम को या प्रतिभूतियों की संख्या को या उस समय को जिसके लिए प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है कम करते हुए आदेश दे सकेगा। जेल में बंद व्यक्ति गारंटी की रकम को कम कर सकते हैं, प्रतिभूतियों की संख्या घटा सकते हैं या बॉन्ड का समय कम कर सकते हैं। अब क्लोज 3 के बारे में बात कर लेते हैं। उपधारा 1 के अधीन आदेश ऐसे व्यक्ति का उन्मोचन या तो शर्तों के बिना या ऐसी शर्तों का जिन्हें वह व्यक्ति स्वीकार करे निर्देशित कर सके, लेकिन शर्तों के साथ रिहाई। उपधारा 1 के तहत किसी को बिना शर्त या कुछ शर्तों के साथ छोड़ा जा सकता है, लेकिन वह शर्तें सिर्फ उस तारीख तक रहेगी जितनी अवधि का मूल बॉन्ड था। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 4 के बारे में। राज्य सरकार नियमों द्वारा उन शर्तों को विहित कर सकेगी जिन पर शर्तें उन्मोचन किया जाए। धारा 142 का क्लोज 4 कहता है शर्तों पर छोड़ने के नियम राज्य सरकार तय करेगी। अब क्लोज 5 के बारे में बात कर लेते हैं। यदि कोई शर्त जिस पर ऐसा कोई व्यक्ति उन्मोचित किया गया है धारा 136 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की राय में जिसने उन्मोचन का आदेश दिया था या उसके उत्तरवर्ती की राय में पूरी नहीं की गई है, तो वह उस आदेश को रद्द कर सकेगा। धारा 142 का क्लोज 5 कहता है कि अगर छोड़े गए व्यक्ति ने उन शर्तों को पूरा नहीं किया तो डीएम या सीजीएम उस रिहाई के आदेश को रद्द कर सकते हैं। अब क्लोज 6 की बात करते हैं। जब उन्मोचन का शर्त आदेश को धारा 5 के अधीन रद्द कर दिया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा और फिर धारा 136 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। धारा 142 का क्लोज 6 कहना चाह रहा है कि जैसे ही रिहाई का आदेश रद्द होगा, पुलिस उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और डीएम सीजीएम के सामने पेश करेगी। क्लोज 7 की बात करते हैं। उस आदेश के सिवाय जिसने ऐसा व्यक्ति मूल आदेश के निबंधों के अनुसार उस अवधि के शेष भाग के लिए जिसके लिए उसे प्रथम बार कारावास सुपुर्द किया गया था या निरुद्ध किए जाने का आदेश दिया गया था, और ऐसा भाग उस अवधि के बराबर समझा जाएगा जो उन्मोचन की शर्तों के भंग होने की तारीख और उस तारीख के बीच है कि जिसको वह ऐसी शर्तें उन्मोचन के अभाव में छोड़े जाने का हकदार होता प्रतिभूति दे देता। धारा 136 के दिन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को ऐसा शेष भाग भुगतने के लिए कारागार भेज सके। धारा 142 का क्लोज 7 कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति अगर बची हुई अवधि के लिए नई गारंटी देता है तो मजिस्ट्रेट उसे शेष बची हुई अवधि काटने के लिए दोबारा जेल भेज देगा। मतलब शेष अवधि से मतलब है कि शर्तें टूटने की तारीख से लेकर उस तारीख तक का समय जब वह सामान्य रूप से छूटने वाला था। अब क्लोज 8 की बात करते हैं। उपधारा 7 के अधीन कारागार भेजा गया व्यक्ति ऐसे न्यायालय मजिस्ट्रेट को जिसने ऐसा आदेश किया था उसके उत्तरवर्ती को पूर्वोक्त शेष भाग के लिए मूल आदेश के निर्बंधों के अनुसार प्रतिभूति देने पर धारा 141 के बंदों के अधीन रहते हुए किसी भी समय छोड़ा जा सकेगा। धारा 142 का क्लोज 8 कहता है कि
दोबारा जेल गया व्यक्ति अगर जेल में रहते हुए भी बची हुई अवधि के लिए कोर्ट की शर्तों के अनुसार गारंटी देता है तो उसे किसी भी समय छोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं क्लोज 9 के बारे में। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय पर शांति कायम रखने के लिए या सदाचार के लिए बंधन पत्र को जो उसके द्वारा किए गए किसी आदेश से इस अध्याय के अधीन निष्पादित किया गया है पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किए जाए किसी भी समय रद्द कर सकेगा और जहां ऐसा बंधन पत्र धारा 136 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के या उसके जिले के किसी न्यायालय के आदेश के अधीन निष्पादित किया गया है वहां वह उसे ऐसे रद्द कर सकेगा। धारा 142 का क्लोज 9 कहता है कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट पर्याप्त कारणों को लिखकर किसी भी समय इस अध्याय के तहत दिए गए शांति या सदाचार के बॉन्ड को पूरी तरह रद्द कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 10 के बारे में। कोई प्रतिभूति जिसे किसी अन्य व्यक्ति के शांति में आचरण सदाचार के लिए इस अध्याय के अधीन बंधन पत्र के निष्पादन करने के लिए आदेशित है ऐसा आदेश करने वाले न्यायालय से बंधन पत्र को रद्द करने के लिए किसी भी समय आवेदन कर सकेंगे और ऐसा आवेदन किए जाने पर न्यायालय यह अपेक्षा करते हुए कि वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा प्रतिभूति आवृत है उपस्थित हो या उसके समक्ष लाया जाए समन या वारंट जो भी वह ठीक समझे जारी करेगा। धारा 142 का क्लोज 10 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे के अच्छे व्यवहार की गारंटी दी थी और वह अपनी जिम्मेदारी वापस लेना चाहता है तो वह कोर्ट में आवेदन कर सकता है और कोर्ट उस मुख्य व्यक्ति को समन या वारंट जारी करके अपने सामने हाजिर करवाए। अब बात करते हैं धारा 143 के बारे में। बंधन पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति। क्लोज 1, जब वह व्यक्ति जिसको उपस्थिति के लिए धारा 140 की उपधारा 3 के परंतु के अधीन या धारा 142 की उपधारा 10 के अधीन या धारा 142 की उपधारा 10 के अधीन समन या वारंट जारी किया गया है मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है तब मजिस्ट्रेट या न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंधन पत्र या जमानत पत्र को रद्द कर देगा और उस व्यक्ति को ऐसे बंधन पत्र की अवधि के शेष भाग के लिए उसी भांति जैसे मूल प्रतिभूति थी नई प्रतिभूति देने के लिए आदेश दे। धारा 143 का क्लोज 1 कहता है कि जब धारा 142 धारा 10 के तहत गारंटी के पीछे हटने पर उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने लाया जाता है तो कोर्ट उसका पूरा बॉन्ड रद्द कर देगा। लेकिन अगर कोर्ट उस व्यक्ति को आदेश देगा कि वह बॉन्ड की बची हुई अवधि के लिए वैसे ही नई गारंटी दे तब नया बॉन्ड भरवाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। ऐसा प्रत्येक आदेश धारा 139 से धारा 142 तक की धाराओं के जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी है प्रयोजनों के लिए यथास्थिति धारा 125 या धारा 136 के अधीन दिया गया आदेश समझा जाए। इसका क्लोज 2 कहता है कि नए आदेश पर भी धारा 139 से धारा 142 के सभी नियम उसी तरह लागू होंगे जैसे मूल आदेश पर लागू होते थे। ठीक है, चैप्टर तक हम कवर कर चुके हैं। 10th चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं जिसमें पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए धारा 144 पत्नी संतान माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। क्लोज 1, यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति पॉइंट ए अपनी पत्नी का जो समय का भरण पोषण करने में असमर्थ है पॉइंट बी या अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का चाहे विवाहित हो या नहीं हो भरण पोषण करने में असमर्थ है। धारा 144 का क्लोज 1 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन कमाई संपत्ति है फिर भी वह
तो लोगों की देखभाल करने से मना करता है, लापरवाही करता है, तब ये नियम अपनाए जाएंगे। पॉइंट ए कहता है कि अपनी पत्नी जो अपना खर्चा खुद उठाने में असमर्थ है, इसमें तलाकशुदा पत्नी भी शामिल है, बशर्ते उसने दूसरी शादी नहीं की। ठीक है। पॉइंट बी कहता है कि जायज या नाजायज बच्चे, चाहे विवाहित हो या नहीं, जो अपना खर्च नहीं चला सकते हैं। पॉइंट सी, अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का जो विवाहित पुत्री नहीं है, जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। पॉइंट सी कहता है कि बालिग बच्चे, विवाहित बेटी को छोड़कर, जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पार कर ली है लेकिन किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी या कमजोरी के कारण अपना खर्चा नहीं निकालते हैं। पॉइंट डी, अपने पिता या माता जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इनकार करता है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा इनकार के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकेगा कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान पिता या माता के भरण पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे मासिक भत्ता दे, और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। परंतु मजिस्ट्रेट खंड 6 में निर्दिष्ट पुत्री के पिता को निर्देश दे सकेगा कि वह उस समय तक ऐसा भत्ता दे जब तक वह व्यस्त नहीं हो जाती। यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी पुत्री के यदि वह विवाहित हो, पति के साथ पर्याप्त साधन नहीं है, परंतु यह और कि मजिस्ट्रेट इस उपधारा के अधीन भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते के संबंध में कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान ऐसे व्यक्ति को यह आदेश दे सकेगा कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान पिता या माता के अतिरिक्त भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता और ऐसी कार्रवाई का वेतन दे जिससे मजिस्ट्रेट उचित समझे, और ऐसे व्यक्ति को उसका संदाय करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। परंतु यह भी कि दूसरे परंतु के अधीन अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते और कार्रवाई के वेतनों का कोई आवेदन यथासंभव ऐसे व्यक्ति पर आवेदन की सूचना की तामील की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। स्पष्टीकरण, इस अध्याय के प्रयोजन के लिए पत्नी के अंतर्गत ऐसी महिला भी है जिसके पति ने उसे विवाह विच्छेद कर लिया है, और जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है, और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है। धारा 144 का पॉइंट डी कहता है कि मजिस्ट्रेट का आदेश प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को आदेश देगा कि वह हर महीने एक निश्चित राशि मासिक भत्ता इनके गुजारे के लिए दे। अगर बेटी नाबालिग है और उसकी शादी हो चुकी है लेकिन उसके पिता के पास कमाने के साधन नहीं है, तो कोर्ट पिता को आदेश दे सकता है कि बेटी के बालिग होने तक वह उसका खर्चा उठाए। ठीक है। क्योंकि मुख्य केस का फैसला आने में समय लगता है, इसलिए कोर्ट केस के दौरान ही तुरंत अंतरिम खर्चा और केस लड़ने का खर्च बांध सकती है। अंतरिम खर्च के आवेदन को नोटिस शामिल होने के 60 दिनों के भीतर ही निपटाना अनिवार्य होता है। ठीक है। अब क्लोज 2 के बारे में बात करते हैं। भरण पोषण या अंतिम भरण पोषण के लिए ऐसा कोई भत्ता कार्रवाई किसी दिए आदेश की तारीख से या यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्रवाइयों के वेतन के लिए आवेदन की तारीख से संदेह हो। धारा 144 का क्लोज 2 कहता है कि मजिस्ट्रेट यह खर्च आदेश की तारीख से या फिर जिस दिन कोर्ट में एप्लीकेशन डाली गई थी उस तारीख से लागू कर सकता है। ठीक है। अब क्लोज 3 के बारे में बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जिसे ऐसा आदेश दिया गया हो उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है, तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए ऐसा कोई मजिस्ट्रेट देय रकम के ऐसी रीति से हित किए जाने के लिए वारंट जारी कर सकेगा, जैसी रीति जुर्माने
या उद्धृत करने के लिए उपबंधित है, उस वारंट के निष्पादन के पश्चात प्रत्येक मास के न चुकाए गए यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए पूरे भत्ते और कार्रवाई के ब्यौरे या उसके किसी भाग के लिए ऐसे व्यक्ति को 1 मास तक की अवधि के लिए यदि वह उससे पूर्व चुका दिया जाता है तो चुका देने के समय तक के लिए कारावास का दंडादेश दे सकेगा। धारा 144 का क्लोज 3 कहता है कि अगर व्यक्ति बिना किसी ठोस कारण कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है और पैसा नहीं देता है तो कोर्ट बकाया राशि की वसूली के लिए उसकी संपत्ति जब्ती करने का वारंट दे सकती है। कोर्ट उसे 1 महीने तक की जेल की सजा दे सकता है जब तक वह पूरा पैसा न चुका दे। बकाया पैसे की वसूली आवेदन रकम होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर कोर्ट में कर देना चाहिए। अगर पति कहता है कि यह मेरे साथ रह रहे तो मैं खर्च दूंगा और पत्नी मना करती है तो मजिस्ट्रेट पत्नी के मना करने के कारणों को सुनेगा। अगर पति ने दूसरी शादी कर लिए या रख रखी है तो पत्नी का अलग रहना कानूनी सही माना जाएगा और उसे खर्चा मिलेगा। ठीक है, अब क्लोज 4 की बात करते हैं। कोई पत्नी अपने पति से इस धारा के अधीन यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ता कार्रवाई के वे प्राप्त करने की हकदार न होगी यदि वह जाड़ता की दशा में रह रही है या यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है या यदि वे पारस्परिक सहमति से पृथक रह रहे हैं। धारा 144 का क्लोज 4 कहता है कि अगर वह जाड़ता मतलब किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध में रह रही हो बिना किसी ठोस या उचित कारण के तो पति के साथ रहने से इनकार करें यदि वे दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं। अब क्लोज 5 के बारे में बात करते हैं। मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोर्ट की कोई पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है जाड़ता की दशा में रह रही है या पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, वे पारस्परिक सहमति से पृथक रह रहे हैं। धारा 144 का क्लोज 5 कहता है कि अगर कोर्ट को बाद में सबूत मिल जाए कि उपधारा 4 वाली कोई बात सच है, जैसे तो मजिस्ट्रेट पहले ही दिए गए मेंटेनेंस के आदेश को रद्द कर दे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।